Hello students, why Abhishek sir is back again to discuss a very important point, and that's why I require your 100% attention. आप लोगों के ही बहुत सारे सवाल थे ना कि सर ये ले लिया है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, क्या ये रास्ता सही रहेगा। तो बच्चों, जब आपके पास एक क्लियर पाथ होगा जहां पर आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सारे ऑप्शन सामने में है, और अभी आप 11th में अगर 12th में है, तो ग्रेजुएशन के पूरे टाइम इंटरवल में आपके पास समय रहेगा डिसाइड करने का कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरे वैल्यूज क्या हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपसे बेहतर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, ना मैं, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके रिश्तेदार जो आपको एडवाइस करेंगे ये कर लो वो कर लो। देखो, वो भी गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने सामने वो होते हुए देखा है, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि उस स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या उसकी क्या स्ट्रेंथ थी। हो सकता हो कि वो उसने रास्ता जो चुना हो उसे पसंद हो, तो उसे सक्सेस मिल गई उस रास्ते में। तो हम आज की क्लास में आपको यही समझाने वाले, क्लास नहीं है बेसिकली, ये बहुत लंबे समय से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि ह्यूमैनिटीज के लिए क्या क्या स्कोप होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपसे, not only teachers, even parents are not aware of these sectors, that humanities students also have multiple options and they can opt any जो उनको सही लगे। और ये जो समझते हो जो कि आपको जाना कहाँ है, अगर आपने मुझसे पूछोगे, मतलब कि रास्ता पूछोगे मुझसे, तो मैं आपसे पूछूंगा आपको जाना कहाँ है। समझ रहे, नहीं समझ रहे हो? आप आज के पूरे वीडियोस को देखना और समझना, अपनी स्ट्रेंथ समझना, नहीं पता है तो उसे ढूंढने का ट्राई करना, उसके बाद उसके हिसाब से ये फैसला लेना, मुझसे बताना कि मुझे ये बनना है अभिषेक सर। कमेंट करना, पिन करना, टेलीग्राम पे मैसेज करना, जहां कर पाओ वहां करना। तो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों, स्टेप 1 कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए इस एग्जाम में। ग्रेजुएशन के बाद उस पर्टिकुलर में अगर मास्टर चाहिए तो मास्टर करना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको मान लो किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना है, फॉर एग्जाम्पल बताऊँ टीचिंग एग्जाम के लिए जाना है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों। तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक स्टेप बनाऊंगा। मैं कहूंगा फर्स्ट जो हमारा चेक पॉइंट रहेगा उसमें आप, ये फ्लैग है बच्चों, ये पी नहीं है, फ्लैग है, तो ध्यान देना। आपने कहा मुझे टीचर बनना है, तो मैं कहूंगा आपने 10वीं पास कर ली, आप बोलोगे हाँ। मैं फिर कहूंगा दूसरे चेक पॉइंट पे आ जाओ, टिक करो यहाँ पर, क्या आपने 12th पास कर लिया, आप कहोगे हाँ कर लिया। मैं कहूंगा अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से, जो आपको सबसे पसंद है, जो आपको लगता है कि आपको उसकी ग्रिप है, मैं कहूंगा उस चेक पॉइंट पर जाओ, उस सब्जेक्ट से आप बीए या फिर बीएससी कर लो उस सब्जेक्ट से। उसके बाद मैं कहूंगा अब आप, ग्रेजुएशन हो गया आपका, ग्रेजुएशन हो गया, अगर मन है तो पीजी के बाद आओ, लेकिन मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जो करने का मन उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बाद आप बीएड के लिए एनरोल हो जाना, बीएड के लिए एनरोल हो जाना, बीएड अब हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट रिलीज करती है सीटेट एग्जाम, सीटेट या फिर यूपी टेट, यूपी टेट, या फिर कई सारे बहुत सारे एग्जाम जैसे केवीएस, केवीएस है ना, इसी में नवोदय का भी आ जाता है बच्चों, जीआईसी। समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आपने मुझे बता दिया आपको जाना कहाँ है, आपने मुझे बता दिया कि आपको जाना का अभी खत्म नहीं हुआ है, जब ये एग्जाम निकाल लोगे तो उसके बाद बच्चों सुपर टेट होता है, उसके बाद क्वालिफाई करोगे आपकी पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। केवीएस में प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको, मैंने कहा कि आप, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको टीचर बनना है, ये 10th तक का हो गया। अगर आपको 11th 12th पढ़ा रहा हूँ तो आपको फिर बाद में मास्टर्स भी करनी पड़ेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीएससी किया तो एमएससी करना पड़ेगा, और अगर बीए किया तो एमए करना पड़ेगा, मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा 11th 12th पढ़ाने के लिए। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने बच्चों। इसी तरह से आज मैं पूरे
मैं देख लूँ बच्चों क्या ये विजिबल है आपको ये सब चीज़ें? हाँ, विजिबल है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का ट्राई किया, लेकिन ये तब इम्पोर्टेंट है जब आप मेरा नेक्स्ट स्लाइड समझ पाएँ, जब आप खुद को समझ पाएँ। आपको क्या करना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आज का यही है। देखो, पैनिक भी नहीं करना है, सर मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है। वो ये कर रहे हैं, वो ये कर बच्चों जल्दीबाजी क्या है? अभी तो हम मिले हैं, तो हम क्या करेंगे इन 2 सालों में या फिर 1 सालों में हम पता करेंगे बच्चों हम लोग आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा। जब मैं कहता हूँ खुद को जानो तो क्या जाने अभिषेक सर? कि मुझे बर्गर खाना पसंद है, मोमोज़ खाना पसंद है? ये सब नहीं जानना है। आपको ये जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपका स्ट्रेंथ क्या है? आप लीडरशिप में जाना चाहते हो? अच्छे लीडर हो तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, अपनी बातों को रख पाते हो तो अच्छे टीचर बन सकते हो। आपकी राइटिंग अच्छी है तो एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, जो किताबें छपती हैं। जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, तो आज का कंटेंट किसी ने बनाया होगा ना? मतलब मैंने खुद बनाया है क्योंकि मुझे आपके लिए बेस्ट चीज़ लेके आनी थी, तो मैं उसे खुद बनाया है बच्चों। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है ना? तो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। स्ट्रेंथ तो पता ही होना चाहिए बच्चों। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, अपनी वीकनेसेस ही पता होनी चाहिए। मैं बहुत बड़े आंसर, अच्छे आंसर नहीं लिख पाता हूँ। कोई मुझसे अगर सजेस्ट करे, मान लो किसी एक बच्चे को, मान लो ए बच्चा कोई ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ उसकी राइटिंग स्किल्स नहीं है। वो बच्चा मुझे आता है, कहता है कि सर मुझे यूपीएससी करना है, तो मैं कहूँगा नहीं बच्चों, वहाँ पे बहुत कुछ लिखना पड़ता है। 9 पेपर होंगे वहाँ पे मेंस में, तो कैसे चलेगा? तो वहाँ बच्चों आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका इंटरेस्ट कहाँ है? आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है, डिफेंस में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, या लॉ में है, या बिजनेस में? आपका इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि बच्चों आपका इंटरेस्ट आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा लंबे समय तक। 2 पॉइंटर्स, स्ट्रेंथ और मेरा इंटरेस्ट। और आपकी वैल्यू क्या कहती है? आपको पैसा चाहिए, या सिक्योर जॉब चाहिए, या पावर चाहिए, या अपने कंट्री में आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं? मैं एग्जांपल फिर से दूंगा बच्चों, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ये मेरी लाइन नहीं है। एरिस्टोटल भी बहुत अच्छा मानते हैं बच्चों, है ना? वो कहते हैं कि अपने आप को जानना शुरुआत है सभी विजडम्स का। कितनी अच्छी लाइन है बच्चों, है ना? तो आपने सुना भी होगा बच्चों, एक बहुत फेमस लाइन है जीओटी का, दैट नॉलेज इज पावर। तो ये सब जान के आप बेहतर फैसला ले पाओगे, ये परम सत्य है। अगर ये बात मेरी समझ में आती है, तो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स पे कि क्या क्या मुझे ध्यान रखवाना है आपको। सबसे पहली चीज, मैंने जब आपको इस टाइम को याद रखना बच्चों, इस टाइम को याद रखना, जब मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये बनाया था बच्चों, आपको लगता नहीं है समय लगता है चीजों में? 2 साल यहाँ लग गए, 12th आपने पास किया होगा, उसके बाद 3 साल आपको बच्चों राउंड लग जाएंगे, ये पास करने में 2 साल यहाँ लग जाएंगे, तो 2 3 5 5 2 7, 7 साल यहाँ हो गए, और मान लो 1 साल आपने तैयारी कर ली, 8 साल लग गए। समय लगता है, तो इसलिए आपको ये मेंटली तैयार होके आना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी करने के चक्कर में कोई शॉर्टकट वगैरह ढूंढने लगे। इट्स अ प्रोसेस। अगर प्रोसेस के पार्ट बने रहोगे तो फिर अंत तक हम लोग पहुंचेंगे। प्रोसेस के बीच में अगर आप अधीर होंगे तो आप अच्छे फैसले नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, मनी। मैं समझा रहा हूं आपको ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी। आपके फ्रेंड्स को पढ़ना नहीं है, उन्हें अपनी दुकान में बैठना, कहीं बैठना, तो उन्हें घूमने जाने का मन करेगा। तो क्योंकि आप बार बार, स्पेशली मेल स्टूडेंट्स की बात करूंगा, उनके अंदर बच्चों ईगो आ जाएगा कि नहीं, घर वालों से पैसे लेके घूमने जाएंगे, तो क्या करेंगे कि चलो कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे समय में पढ़ लेंगे, और उससे जो पैसे आएंगे घूम भी आएंगे। ये हमें नहीं करना है बच्चों, है ना? तो बच्चों मेरी मम्मी मदर बहुत अच्छा समझाती हैं, कहती हैं अभिषेक, मनी लक्ष्मी देवी होती हैं, और जो नॉलेज होता है उसकी गॉडेस होती हैं, सरस्वती जी होती हैं। तो जब आप लक्ष्मी का मोह करने, पैसे का मोह करने लगते हैं, तो सर के पर उल्लू आके बैठ जाता है बच्चों, तो वो आपको पढ़ने नहीं देता है। तो समझना बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको
इस बात पे लिए अशेम फील नहीं करना है पेरेंट्स से पैसे, और मुझे मैं पेरेंट्स से भी अपील करूंगा कि कभी भी अपने बच्चों को ये महसूस ना होने दें दैट यू आर नॉट स्टैंडिंग विद देम, गिव देम सपोर्ट। बहुत ज़्यादा घूमना पर अच्छा बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें एज अ यंग स्टूडेंट्स में फील कर पाता हूँ कि उन्हें ज़रूरत होती है कई बार जाने की। आप जब कई बार कह देते हैं जब आपके पास जब पैसे होंगे तो आप अपने पैसे से जाइएगा, तो ये चीज़ कहीं न कहीं उन्हें नेगेटिव बना देती है। तो आपको भी याद रखना है कि ये इस ट्रैप में नहीं फँसना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद बच्चों इसके बीच में बैलेंस रखना है कि अगर मान लो अगर आपको पता होना चाहिए अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, बोलने में बच्चों आप बुरा फील मुझे नहीं हो रहा क्योंकि आपको सच बोलना चाहता हूँ आज, तो आपको अपने घर की आर्थिक व्यवस्था पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो एमबीए करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एमबीए में जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे आपको, उसकी फीस 20 से 22 लाख रुपए होगी, आपको वन टाइम में पे करना पड़ेगा। आई नो लोन प्रोविजन वर देयर, लेकिन क्या आप उसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो जो भी रास्ता आप चुनेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की तरफ जाएंगे, आपको पता होना चाहिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन होंगे वो आपसे 2 लाख रुपए लेंगे, और साल भर अगर आप वहाँ रहेंगे तो आपको कम से कम 2-3 लाख रुपए उसमें भी खर्च होगा। तो अफोर्डेबिलिटी की तरफ भी जाएंगे अब हम लोग। अगर आपके पास नहीं है तो आपको फाइनेंशियली अभी से सोचना पड़ेगा कि मैं घर से तैयारी करने वाला हूँ या बाहर जाकर तैयारी करने वाला हूँ, क्योंकि आज के टाइम में जो हर चीज़ तो फ़ोन पे है। अब देखिए बच्चों, मैं जो आपको ये स्लाइड बना रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये स्लाइड्स बने हुए थे उस टाइम पे? इंटरनेट था बच्चों, लेकिन आप पता होना चाहिए कि इसमें इंटरनेट बहुत ही एक्सपेंसिव था, तो इतनी सारी जानकारियों के लिए इतना रिचार्ज हम लोग की टाइम पे पॉसिबल नहीं था। तो नॉलेज इज रियली अ पावर, लेकिन समझना अगर ये पॉइंट समझ में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं जब आपका रिजल्ट डे होता है तब भी मैं ये स्लाइड आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर आपका बच्चा कह रहा है कुछ करने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट भी होता है। इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट लोन, आप लोन लेके बच्चों को पढ़ा दो, वो बच्चा अगर काबिल है तो बाद में उसे मैनेज कर लेगा। लेकिन बच्चों, पढ़ना जरूर। पैसे का बताओ, मैंने अभी से क्या कहा आपसे, मैंने ये नहीं कहा पैसे नहीं है तो सब जाना ही नहीं। आप ये भी देखना कि अभी नहीं है, क्या हम लोन लेके उस एजुकेशन ले लेंगे तो बाद में रिपे कर सकते हैं? अगर वो परचेजिंग पावर आपके पास है तो आपको जाना चाहिए। ये भी साथ में समझा रहा हूँ, ये नहीं नेगेटिव पॉइंट ले लिया कि पैसे नहीं तो जाओ नहीं तैयारी करेंगे। और ये जो मैंने पीछे बनाया था बच्चों चेक पॉइंट के थ्रू, ये वापस सेम दिया हुआ है। ये ऑप्शंस आपके सामने समरी की तरह है, मैं बारी बारी सबको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये मार्कर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ बच्चों। पहला मैं कहूंगा लॉयर की तरफ अगर आपको जाना है। जब भी मैं कोई पोस्ट बताऊंगा तो अगर आपको कोई रोड मैप नहीं समझ में आएगा तो मुझे पिन करना बच्चों, मैं मैसेज करना। क्या लिखा है बच्चों? फर्स्ट लॉयर के लिए लिखा हुआ है, तो लॉयर आप 12th पास करेंगे। आप 12th पास करने के बाद क्या करेंगे? आप क्लैट का एग्जाम देंगे। आप क्लैट, बच्चों जिनको जो समझ में आएगा उस भी लिख लेना वहां पे। 12th आपने किया, आप क्लैट का एग्जाम देंगे। अगर आपको तैयारी करनी है इसकी तो आप 1 साल, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, कहते हैं नहीं सर अब रहा नहीं जाता घर में, अब मुझे बाहर जाना है। तो इतने अधीर रहोगे तो बच्चों अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंपटीशन है। अगर आपका 12th, क्योंकि आपने 12th फोकस रहे होंगे, तो अगर आपका कुछ नंबरों से रह जाता है, नहीं हो पाता है, तो आप 1 साल तैयारी देने के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि तैयारी करके भी दे सकते हैं। क्लैट आपने दे दिया, कॉलेज मिलेगा, उससे आप लॉयर बन जाओगे, बार काउंसिल एग्जाम देना, मन करेगा जुडिशरी एग्जाम देने तो जज का बाद में एग्जाम देना। तो अगर इसके रोड मैप की हम बात करें, तो पहली बार आप 10th पास करके आए होंगे, फिर 12th आपने पास किया होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? एलएलबी कर रहे हैं, है ना? और इसी में अगर बीए एलएलबी करते हैं तो दोनों साथ में हो जाता है, तो 5 साल का कोर्स हो जाता है। और उसके बाद आप बार काउंसिल का एग्जाम देते हैं, और उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं जज, और प्रैक्टिस करोगे तो लॉयर की तरफ चले जाओगे। ये आपका रोड मैप होने वाला है। अगर ये बात समझ में आती है, सेकंड बच्चों आता है साइकोलॉजिस्ट। ये क्या है अभिषेक सर? साइकोलॉजिस्ट कैसे बनेंगे? ये थोड़ी बड़ी प्रक्रिया है। अगर आपका इंटरेस्ट है इस तरफ है तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट में क्या करना पड़ेगा अभिषेक सर? फिर से आपने 12th ह्यूमैनिटीज में अगर आप हो, 12th पास किया आपने, फिर आपने बीए से भी होता है साइकोलॉजी, बीएससी से भी होता है, तो आप दोनों साइकोलॉजी से आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे। आपने 10th
पास किया, 12th पास किया और आपने बीए या बीएससी कर लिया। किससे कर लिया? साइकोलॉजी से कर लिया। उसके बाद काम खत्म नहीं हुआ बच्चों, आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। आपको मास्टर्स करना पड़ेगा और मास्टर्स करने के बाद आपको एमफिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको मिल जाता है, आप क्वालिफाई करते हैं, तो फिर बच्चों आपको अलाउ रहेगा कि आप एक काउंसलिंग के लिए या फिर साइकोलॉजिकल थेरेपीज के लिए, है ना, उन सभी चीजों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो बच्चों मैंने स्लाइड के फॉर्म में भी लगा रखा है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी जो होता है वो जो ये पीछे लिखी हुई थी उसको वापस से भी यहाँ पर आएगा। तो पब्लिक रिलेशंस के लिए आप जा सकते हैं, सोशल वर्क के लिए जा सकते हैं। वैल्यूज याद है बच्चों ना, आपको लोगों को सेवा करना है तो आपको इन चीजों में मजा नहीं आएगा। सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, 6 टीचर, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट और 8th एडिटर की तरफ आप जा सकते हैं। ये प्रक्रिया ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसान है। जितने भी यूपीएससी एग्जाम कराता है सबसे आसान एग्जाम है सीडीएस एग्जाम। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, लड़का और लड़की दोनों एलिजिबल हैं। लड़कियां 40 साल तक के लिए एलिजिबल है, 40 इयर्स तक के बाद आपको रिटायरमेंट मिलता है। और मेल के लिए कुछ बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं, जैसे आईएमए की पोस्ट ऐसी हैं जो कि आप 60 साल तक भी कर सकते हैं, जो कि फुल शॉर्ट टर्म सर्विस हो गया, फुल टर्म सर्विस हो गया। सीडीएस के लिए कैसे जा सकते हैं, ध्यान देना, वापस से कई जगह है, क्या जगह बना देंगे, थोड़ा ऊपर जाओ। अगेन 10th आपने क्वालिफाई किया है, 12th क्वालिफाई किया है। ये साइंस वाले बच्चों के लिए और अच्छा होता है क्योंकि उसमें सारी फुल टाइम सर्विसेज है। लेकिन 12th में अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है, अगर आपने पास किया है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन होते ही, इवन आप 3rd ईयर में अगर आप हैं, इवन अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप जाके ये एग्जाम दे सकते हैं। और एक और बात, मान लो कि आप कॉलेज में हैं और कॉलेज में आपने लिया है एनसीसी लिया है। एनसीसी सुना होगा ना आप लोगों ने, स्टूडेंट्स का होता है, आपने खाकी वर्दी देखी होगी, प्रैक्टिस। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको रिटर्न पेपर भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं है, तो अगर आप 3rd ईयर में है, तो आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है, तो आप जाके एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद एग्जाम में आता क्या है बच्चों, एग्जाम में आएगा मैथ्स एक पेपर, क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो आपको ये नहीं देना पड़ेगा मैथ्स, लेकिन आता है पेपर 1। उसके बाद आपको जीएस देना पड़ता है। जीएस तो आपका बच्चों ग्रिप होगा ही, 11th 12th आपने उसे पढ़ाई की होगी। जीएस के बाद आपको इंग्लिश देना पड़ता है। इंग्लिश ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका जीएस और इंग्लिश स्ट्रांग है, आपको ये देना नहीं है, तो आप ओटीए के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये रोड मैप बच्चों समझना। और आप कहाँ फिट हो रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको मैथ आती कि नहीं आती, मुझे नहीं पता आपको जीएस आती नहीं आती है, ये रिक्वायरमेंट है। ऐड करूंगा, अगर आप कंपटीशन में अगर आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप ये रख लीजिए बच्चों कि आपको बेसिक मैथ 10 तक की आनी ही चाहिए, इंग्लिश के ग्रामर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको जीएस आना चाहिए, कुछ एग्जामों के लिए रीजनिंग आना चाहिए। जीएस तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना बच्चों जिसमें अब नहीं आ रहा है, मोस्टली हर एग्जाम में आ रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको रोड मैप बताया। सेम अगर मैथ्स के लिए आप एलिजिबल होते तो आप आईएमए भी दे सकते थे, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। अगर आपका, अब देखो जो पेपर ये होगा 100 नंबर का, अगर आपने 50-50 भी स्कोर कर दिया दोनों में, कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं आती है, तो फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब मैंने क्वालिफाई किया था बच्चों आईएमए के लिए, तो मेरे मात्र 120 नंबर थे तीनों सब्जेक्ट मिला के बच्चों, है ना। तो फिर ध्यान देना कि आप चाहो तो इन दोनों के लिए, क्योंकि बच्चों मेरा पीसीएम था, है ना, मेरा पीसीएम था, पीसीएम वाले बच्चों को मैथ देना अलाउड रहता है, तो फिर मैंने ये दिया। तो ध्यान देना बच्चों, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, इसमें देखिए आप ओटीए के लिए जा सकते हैं, लड़की लड़के दोनों के लिए। और ध्यान देना, जब आप रिटर्न पेपर दे देंगे तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। 5 दिन का बच्चों एसएसबी होता है, उसमें हडल्स होते हैं, डिफरेंट हडल्स आपको पार करने पड़ते हैं, है ना। एसएसबी के लिए चुनाई नहीं गया था, किसी कारण, बेवकूफी कारण छूट गया था मेरा। रिटर्न पेपर दोगे आप, फिर एसएसबी इंटरव्यू दोगे, फिर मेडिकल होगा। अब आपको ये भी ध्यान देना है, मैंने कहा था नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो कि मेडिकल एग्जामिनेशन में, अब बच्चों मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है बहुत अच्छे से, उसको चश्मा लगा हुआ है, पता होना चाहिए कि जिसके आए
में प्रॉब्लम है वो मेडिकल एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हाइट की 165 सेंटीमीटर स्लैश 170 सेंटीमीटर, मेल फीमेल के लिए अलग अलग है। तो अगर आपकी हाइट उतनी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप फ्लैट फुट है, मतलब पसीना जो पूरा, जब आप पैर रखते हो जमीन पर तो पूरा फ्लैट छप जाता है, तो आप नहीं हो। आपके हाथ में पसीना बहुत आता है, आप एलिजिबल नहीं है। तो एग्जाम्स को जानोगे तब तो बच्चों यहाँ पर आओगे, है ना बच्चों। एक मेरे नोन में भैया हैं जिन्होंने बच्चों अराउंड 46 रैंक को होल्ड किया और उसके बाद मेडिकल से बाहर हो गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस थी। कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो जो पीछे में बताया था ना ये वाला एग्जाम, ये कराता कौन है? ये यूपीएससी कराती है, साल में 2 बार कराती है। अच्छी बात तो ये भी है। बाकी एग्जाम की तरह इसका ये अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, पेपर लीक कर रहा है, कैंसिल हो रहा है। पेपर होगा, एग्जामिनेशन होगी, रिजल्ट आएगा, आपके लिए कॉल आ जाएगी। इस तरह की प्रक्रिया है, साल में 2 बार होती है। सबको जाना चाहिए बच्चों, सबको मुझे लगता है पेपर तो लिखने जाना चाहिए इसके लिए। अब सेकंड आ जाते हैं बच्चों हम लोग, रोड मैप टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडर CAPF। देखना, अगेन सेम एग्जाम है, सेम तरीका है। आपने 10th पास किया, 12th पास किया ह्यूमैनिटीज से, क्योंकि आपने ह्यूमैनिटीज से, क्यों कह रहा हूँ ये सारी पोस्ट लेके आया हूँ बच्चों, ये ह्यूमैनिटीज स्पेसिफिक याद रखना, जनरल नहीं बता रहा हूँ। जब मैं बार बार कहता हूँ कि आपने ह्यूमैनिटीज लिया तो जीएस में मतलब आपको एज है, आप हिस्ट्री पढ़ के आए हो, ज्योग्राफी पढ़ के आए हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हो, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, और यही आएगा इसमें, जो आपने पढ़ा है वही एग्जामिनेशन में आएगा। और बस एक एक्स्ट्रा ऐड, करंट अफेयर ऐड हो जाता है, अलग बात है। तो इसे कैसे करें बच्चों? 12th किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का 3rd ईयर में आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो बच्चों। देखो, बहुत सारे एग्जाम बस ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी अन्य डिग्री लेनी पड़ती है तब अप्लाई कर पाते हो। ये पोस्ट ऐसी है, ग्रेजुएशन आपने किया, आप एलिजिबल हो, क्या होगा बच्चों? इसमें प्री होगा, प्री में सारे सब्जेक्ट्स आएंगे बच्चों, जो बताया मैंने आपको, ये यूपीएससी की तरह होता है। उसके बाद मेंस में बच्चों सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम देना पड़ेगा आपको। उसके बाद इंटरव्यू भी उसका होता है। अगर आप ये सब चीजें क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट कमांडर बनते हैं। देख लो बच्चों, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के भी हैं, मेडिकल एग्जाम भी है इसका, फिर इंटरव्यू है, फिर आप ट्रेनिंग करेंगे, आप बन जाएंगे। कौन कराता है एग्जाम? ये भी यूपीएससी ही कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। आप परेशान हो रहे थे ऑप्शन नहीं है। तो देखो बच्चों, अगेन अगर आपके फिजिकल क्राइटेरिया फॉल आप करते हैं इसमें, तो आप ये एग्जाम दीजिए। लॉयर के लिए शायद बता दिया ना, नहीं बताया, चलो बता देता हूँ। लॉयर के लिए सेम बात बच्चों शायद बताया था मैंने, हाँ स्टार्टिंग में बताया था, वापस आता हूँ। 10th आपने दिया, 12th में आप ह्यूमैनिटीज में है, आपने ह्यूमैनिटीज का एग्जाम दिया, आपने क्या किया, फिर क्लैट का एग्जाम दिया। देखो, क्लैट केवल नहीं होता है, यहाँ लिखा हुआ भी मेरे होगा, क्लैट केवल नहीं है, एलएट भी है। देखो, जो क्लैट केवल नहीं है, एलएट भी दे सकते हो आप, दिल्ली के किसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है। और इवन बहुत सारे स्टेट लेवल के भी यूनिवर्सिटीज है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद लेती हैं, और वहां से आप लॉ कर सकते हैं। क्लैट दे दो, एलएट दे दो बच्चों, है ना, जामिया का एग्जाम दे दो, एक एएमयू का एग्जाम दे दो, इन सभी एग्जाम्स को दे सकते हो आप। और उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप लॉ की डिग्री लोगे, और उसके बाद वापस से बाहर की तरफ आओगे, बार काउंसिल का एग्जाम दो, क्वालिफाई करोगे। अगर आपका मन है जज बनने का तो और पढ़ाई करना, है ना, आप जजेस का एग्जाम देना, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप अच्छे लॉयर हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाहते हो, लोगों को सर्व करना चाहते हो, मन है आपका कि आपका पढ़ाई की हैबिट अच्छी है, आप केस को समझते हो, अच्छा रख पाते हो, तो आप लॉ की तरफ जा सकते हो, आपको अट्रैक्ट करता है तो। मीडिया जर्नलिज्म एंड कंटेंट अभी मैंने समझाया था आपको, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। आपको समझना कि नॉर्मली अगर आप साइंस पढ़ते हो, अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उनका डेली लाइफ में कम इस्तेमाल होता है। लेकिन जीएस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जब तक आप जीवित रहोगे ये सब्जेक्ट आपके लिए काम आता रहेगा। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कोई आपको आर्गुमेंट करना है, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उन चीजों को काउंटर करने के लिए, है ना, हाथ पर तो छोड़ोगे नहीं बच्चों। तो ये आपको हेल्प करता है, तो कंटेंट राइटिंग आपकी बहुत रिच हो जाती है। ध्यान देना बच्चों, आप डिफरेंट डायमेंशन सोच पाते हो, क्योंकि साइंस आपको कई बार बच्चों, देखो मैं कहता हूँ साइंस के बच्चों को भी जब
इस गवर्नमेंट सर्विसेज में आना पड़ता है या फिर आईएएस में आना पड़ता है, तो ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने पड़ते हैं, मैंने आपको समझाया है। जब तक मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है तो उसका ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन को रखो, तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कोई कंट्री ऐसी, उसने ऐसे किया, सक्सेस मिल गया उसे, तो साइंस कहता है कि हमारे ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए तो सक्सेस हो जाए। नहीं, हमें देखना पड़ेगा उनकी आबादी क्या थी, एरिया क्या था, माइंडसेट क्या है, डेवलपमेंट कितना है, वो डिफरेंट डायमेंशन आपका सब्जेक्ट में आता है। आपका कंटेंट राइटिंग अच्छा हो जाएगा। जर्नलिज्म में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इंटरव्यूज वगैरह लोगे, आप साइट पे पहुंचोगे, है ना, तो देखो बच्चों क्या लिखा है, जर्नलिस्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हो, तो बहुत सारे कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हो, है ना। उसके बाद ध्यान दो बच्चों, कैसे करोगे आप, बैचलर इन जर्नलिज्म कर लो, मास कम्युनिकेशन, देहरादून में बहुत से कॉलेजेस हैं इसके लिए, आप उसकी डिग्री ले लो और आप जर्नलिज्म में आ सकते हो। डिग्री ले लो, कंटेंट राइटिंग के लिए आ जाओ, बहुत सारी चीज। और ये सबसे अच्छा है बच्चों, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप इसमें अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखो बच्चों, मैंने आपको गोल्स बताने का ट्राई किया, मैंने रीडिफाइन करूंगा। बहुत लोगों के लिए सक्सेस केवल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, दैट शुड नॉट बी द केस, क्योंकि करंट सिनेरियो ऐसा है कि वी डू नो कि गवर्नमेंट पे इतना हम लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम लेना, उसे फेयर करा पाना, समझ आ रहा है बच्चों। आप खुद सोचो, आप अगर आप 50, 5,000, 10,000 रुपए खर्च करके कहीं जा रहे हो और रास्ते में ही हो और मैसेज आ गया है कि पेपर लीक कर गया है, तो हमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इट कैन बी इन द गवर्नमेंट, दैट इज अप टू यू, इट कैन बी इन द प्राइवेट फॉर्म ऑल्सो, आप ध्यान देना। तो अब आते हैं, अगेन ये दोनों एग्जामों के लिए, दोनों के लिए सही है, गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट सेक्शन के लिए भी। इसमें आप खुद का आप क्लिनिक खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे, मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है कि आपने 10th किया, फिर 12th में आए, 12th में आने के बाद आपने क्या किया, बीए बीए या बीएससी, ये साइकोलॉजी दोनों से कर सकते हैं। उसके बाद आपने एमए, और या तो अगर आपने बीसीए यहाँ किया था तो यहाँ पर एमएससी, बीसीए बोल रहा हूँ, बीएससी किया होगा तो एमएससी कर लोगे। उसके बाद आप एमफिल कर लोगे, हायर एजुकेशन कर लोगे। उसके बाद फिर आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मिल जाता है आपको तो फिर आप आ जाओगे। दो ध्यान से बच्चों, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, थेरेपीज दे सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हो, कैरियर काउंसलर बन सकते हो, एचआर स्पेशलिस्ट बन सकते हो, क्योंकि आप लोगों को बेहतर समझोगे। इसमें बच्चों बहुत सारा बच्चों आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है लोगों को समझने के लिए, इवन लोगों को झूठ पकड़ने तक के लिए बच्चों इसमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि अगर आपका बात करते समय मुंह पे हाथ जाता है तो क्यों जाता है, आपका पैर टैप कर रहा है, ऐसे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है बच्चों। और कहाँ से कर सकते हैं, तो अगर आप चाहो तो 12th के बाद आप किसका एग्जाम दोगे, आप दोगे एग्जाम डीयू के लिए। कौन सा एग्जाम होता है बच्चों, यूटी, CUET दे सकते हो, आप AMU का एग्जाम दे सकते हो, आप जामिया का एग्जाम दे सकते हो। जो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के लिए आप जा सकते हो और वहां से आप ये डिग्री सारी ले सकते हो जीवन से, है ना। और मेरा एडवाइस क्या रहेगा, CUT दो, DU के कोई कॉलेज ले लो, वहां साइकोलॉजी पढ़ लेना, उसके बाद JNU में अप्लाई कर देना मास्टर्स के लिए, वहीं से JNU से ही एमफिल कर लेना, उसके बाद आप जा सकते हो। JNU बहुत अच्छा कैंपस है बच्चों, तो लिखा हुआ है बच्चों, जो लिखा कंप्लीट BA या BSc करो साइकोलॉजी में, उसके बाद आप मास्टर्स डिग्री के लिए जाओ, उसके बाद स्पेशलाइज करो। एमफिल वगैरह मैंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको अपडेट कर दिया कि एमफिल भी करना पड़ सकता है। ऐसे बैठना आपको सामने, सामने वाले की साइकोलॉजी ठीक करना। फिर बच्चों सबसे ज्यादा तो इसका हाइप है, इसका हाइप है, ध्यान देना बच्चों। ये एग्जामिनेशन ऐसा है कि सिंपल मिनिमम, बस बच्चों आपको 10th पास करना चाहिए, कोई परसेंटेज के साथ नहीं, 12th कोई परसेंटेज के साथ नहीं, और इसके बाद किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर लो, आप एलिजिबल हो एग्जामिनेशन के लिए। इतनी ही एलिजिबिलिटी मात्र है। ग्रेजुएशन किसी से किया हो, आपने हिंदी ऑनर्स क्यों ना किया हो, तब भी सब एलिजिबल हो। और ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि अगर आपने, आपकी टॉप रैंकिंग है, आपको प्रायोरिटी IAS तो IAS मिलता है, IPS मिलता है, IFS मिलता है, और भी अन्य सर्विसेज इसके अंदर हैं। लेकिन पॉपुलर केवल ये IAS के लिए है और IPS के लिए है। लेकिन अब तो बच्चे जानते हैं बहुत सारे कोर्सेज में होते हैं। तो क्या कर सकते हो बच्चों, आप कोई भी बैचलर डिग्री ले लो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी ले लो, क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज के हो। और मैं अब यहाँ पर आपको पर्सनल टच क्या देना चाहूंगा, आप वही सब्जेक्ट चुनना जो आप यूपीएससी के मेंस में आंसर लिखना चाहते हो। मैंने ये फोटो इसीलिए लगाई है, इनका इंटरव्यू बच्चों इतना अच्छा था, इंटरव्यू मुझे लगा था जब इन्होंने टॉप किया था, इन्होंने साफ साफ कहा, मुझे पता था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल मैं ऑप्ट करने वाली हूँ, कहाँ से, यूपीएससी में,
तो इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों उसमें किया और उनको वहां पर वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया होगा, है ना। और आप उसके बाद आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो। अब मान लो कि आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे यूपीएससी का कंटेंट, तो यूपीएससी बच्चों आपके अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट करती है। तो जो स्टेट सर्विसेज होती हैं वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछती है एग्जामिनेशन में। मैंने कहा था नो योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि, और सबसे अच्छी बात होगी आप दोनों का पेपर डाउनलोड कर लोगे, कि आपको करना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, और देखोगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या बन सकती है, किस तरह का पेपर आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा या फिर जो आपका इंटरेस्ट जगाएगा, तो यहाँ मैंने भले एक ही स्लाइड बनाई है लेकिन यहाँ से मैंने यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज दोनों की, स्टेट सर्विसेज, अब क्योंकि यूपीएससी का है बच्चों तो मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा आपको। अभिषेक सर, तीन स्टेज में एग्जाम होता है, तीन स्टेज में। स्टेज 1 प्रीलिम्स कहलाता है, स्टेज 2 मेंस कहलाता है, और स्टेज 3 आपका कहलाता है पर्सनालिटी टेस्ट कहलाता है। इंटरव्यू जैसा वर्ड उसमें नहीं दिया, आपकी पर्सनालिटी कैसी है उसका टेस्ट होता है। प्रीलिम्स में अभिषेक सर इसको दो हिस्सों में पेपर आता है। पहला आता है जीएस जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आता है बच्चों जिसे पेपर 2 कहते हैं, इसमें आता है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आती है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। इसमें ये 200 नंबर का होता है। पेपर डिफिकल्ट आता है इस हिसाब से, इसमें आपको केवल 33% सिक्योर करने होते हैं, क्वालिफाइंग है ये, इसके बिहाफ पर मेरिट लगती है। 200 नंबर का पेपर है, अगर आप 100 से 120 के बीच में है तो कंफर्म है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ 19-20 होता है पेपर बहुत अच्छा आसान आ जाएगा तो होगा, है ना, ध्यान देना। अगर आपने यहाँ क्वालिफाई कर लिया, आप सेकंड स्टेप में पहुंचते हैं, सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं, तो क्या होगा। सेकंड स्टेज में आपको सबसे पहले आपको एसए का पेपर देना पड़ता है। एसए का पेपर देने के बाद आपको हिंदी का पेपर देना पड़ता है ना। फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया। हिंदी के बाद बच्चों आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है। इसके बाद जीएस पेपर 1 आता है। जीएस पेपर 1 में आपको पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। फिर जीएस पेपर 2 आता है बच्चों, जिसमें आपको कल्चरल की चीजें, करंट अफेयर वगैरह उससे रिलेट करना होता है आपको, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसके बाद आता है जीएस पेपर 3 आता है। अभिषेक सर इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह पूछेंगे, उससे रिलेटेड चीजें पूछेंगे। फिर आता है जीएस पेपर 4 आता है, ये एथिक्स होता है बच्चों, एथिक्स होता है, 7वां पेपर हो गया। एथिक्स का पेपर दोगे, मतलब एथिक्स समझ रहे हो ना, जैसे कि आप कैसे इंसान हो, आपकी मोरालिटी, उसका ये बच्चों रिटन पेपर होता है। ये खत्म होगा। 8वें पे क्या आएगा बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर आप अपना ऑप्शनल पेपर 1 यहाँ पर दोगे। याद करो मैंने कहा था आपसे कि आप जब जिससे ग्रेजुएशन करोगे चुनना, ऑप्शनल पेपर दोगे। और फिर खत्म नहीं हुआ है, ऑप्शनल पेपर 2, आप यहां पर दोगे। ये हो गया, उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप जाएंगे किसके लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। उसके बाद अगर आपने यहां भी क्वालिफाई किया तो उसके बाद आपके रिजल्ट आएगा, आपको रिकमेंड किया जाएगा किसके लिए, डिफरेंट पदों के लिए आपके रैंक के अनुसार। ये है बच्चों। अब आपने सुना ये बात, आपकी जानकारी आपके अंदर गई, आपको लग रहा है कि आप पढ़ सकते हो बैठकर, ये इकोनॉमिक्स समझ में आती है आपको, ज्योग्राफी समझ में आती है, पॉलिटिकल साइंस समझ में आता है, हिस्ट्री समझ में आता है, तो फिर आप परफेक्ट कैंडिडेट हो। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप जाइए। क्योंकि बच्चों आप क्योंकि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो आपको एज है। क्यों एज है, जो चीज आपको यहाँ सीखनी चाहिए थी आप वो अभी ही क्लासरूम में सीख जाओगे। क्योंकि ह्यूमैनिटीज में जो बच्चे लिख रहे होते हैं उन्हें पता है कि उनके आंसर्स एक एक आंसर 2 पन्ने 3 पेज के इस एज में लिख रहे होते हैं। 2 साल लिखोगे तो आपको यहाँ पर जो ये तैयारी का जो फेज होता है, आप यही से आप तैयार होकर जा रहे हो, ये समझाना चाह रहा हूँ। और यही सेम चीज पीसीएस में कुछ एग्जाम्स को बस घटा दिया जाएगा। खत्म बच्चों। अब क्या है अभिषेक सर, आप ह्यूमन रिसोर्स की तरफ जा सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, उसके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, है ना। क्या करो, आप बीबीए कर लो। बीबीए भी एक विकल्प आपके सामने है, लेकिन मैं बच्चों इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा। अगर आपको मतलब करना होगा तो आप एमबीए साथ में अगर करोगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। कैसे होता है ये एमबीए,
तो ध्यान देना बच्चों, आपने 10th पास कर लिया होगा, आपने 12th पास कर लिया होगा, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया होगा। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हो, आप कैट का एग्जाम दे सकते हो, कैट का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद बच्चों कैट का एग्जाम देने के बाद अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, कॉलेज में जाकर कितने रुपए बच्चों, 22 लाख या 20 लाख रुपए जमा कर दो, और उसके बाद बच्चों एडमिशन ले लो। 2 साल के बाद बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगी। प्लेसमेंट मिलेगी बच्चों, तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, आप अच्छे बिजनेस चला सकते हैं, तो बच्चों 1 करोड़ तक का भी पैकेज लोगों को मिलता है। ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टीचिंग का मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। टीचिंग में मैं 2 तरफ आपको ले जाऊंगा। एक तरीका जो मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया था आपको, और ध्यान देना बच्चों, बहुत सारे अब क्योंकि बहुत मिथ्या है, क्योंकि आप अब अपडेट हो, आप समझना इस बात के लिए। टीचिंग जॉब अच्छी है अगर वो आपका पैशन है, आप सच में सोसाइटी को सर्व करना चाहते हो पढ़ा के, तो अच्छा विकल्प है। ऐसे लोग, जो लोग ये चलता है जो कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन गया ऐसे करके, ये विकल्प को आपको हटाना है। आपका अगर पैशन है, लोगों को समझाना चाहते हो, आपकी ग्रिप आप सेव करना चाहते हो अपने नेशन के यूथ को, तो आप बच्चों जो 10th किया, आपने 12th किया, उसके बाद बच्चों आपने ग्रेजुएशन किया जो आपको सब्जेक्ट पसंद था। ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड कर सकते हो। छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो चाहे डीएलएड होता है ना, लेकिन अगर आप 10th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उससे एज बड़े बच्चों बीएड करेंगे आप। और अगर आपको और भी छोटे क्लास को पढ़ाना है तो देखे ना बच्चों, आप, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, डीएलएड शायद कहते हैं, उस तरफ जाओगे तो आप प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ा सकते हो, यहाँ बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हो। और भी बड़े बच्चों को पढ़ाना है, 10th तक के लिए हो गया, यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही हो गया। अगर और बच्चे पढ़ाना चाहते हो तो आपने मास्टर्स भी कर लिया, एमए या की तरफ चले गए, और एमए के बाद अगर आपने बीएड किया, इसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो इसके बाद आपने किया तो आप 11th-12th के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, आप 11th-12th के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट है वो सीटेट का एग्जाम निकालेगी, सीटेट आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप सुपर टेट दोगे बच्चों, उसके बाद जहां वैकेंसी आएगी वहां जाके आप ज्वाइन कर लोगे और आप एक अध्यापक बन जाओगे। सैलरी बच्चों 60 to 70,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। रिटायरमेंट के टाइम पे आप 1 लाख से तो ऊपर पर मंथ कमा रहे होगे, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये हो गया स्कूल्स की बात हो गई, ये स्कूल्स पे। कॉलेजेस के लिए भी बच्चों एक ऑप्शन है, आपने क्या अगेन 10th पास किया, आपने 12th पास किया, आपने ह्यूमैनिटी से पास किया तो अपने को सब्जेक्ट लिखे, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद बच्चों आपने मास्टर्स कर ली, है ना, मास्टर्स कर लिया आपने, और मास्टर्स के बाद आपने नेट का एग्जाम दिया, आपने नेट का एग्जाम दिया। नेट के एग्जाम में अगर आपने JRF या फिर आपने नेट का एग्जाम ही कहते थे ना उसे, नेट भी क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई कर दिया आपने बच्चों, है ना। तो ये अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको पर मंथ पीएचडी की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको पर मंथ 30,000 मिलेगा भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये नहीं क्वालिफाई तो कम नंबर, इससे कम नंबर अगर आपके तो नेट क्वालिफाई होगे तो आप कॉलेज आप एलिजिबल हो जाओगे गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ाने के लिए। कोई वैकेंसी आती है, अगर आपने वैकेंसी क्वालिफाई कर ली तो आप कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। इतना करने के बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, आप चाहो तो वहां पे इंटरव्यू देके पढ़ा सकते हो। तो देखो बच्चों, टीचर में मैंने आपको टीचर बता दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर का भी रास्ता बता दिया कि दोनों तरीका होता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अगर आप इस तरफ जा सकते हो तो ये भी विकल्प अच्छा है आपका। फिर मैंने इतने सारे रास्ते आपको बताए, और अब जो रास्ता बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, आप ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो ग्रेजुएशन के बाद ही, ग्रेजुएशन के बाद ही बच्चों। मैं IAS IPS का बता चुका हूँ, स्टेट का बता चुका हूँ बच्चों, स्टेट लेवल सर्विस कमीशन एग्जाम निकालती है। SSC का बहुत सारे, 10th आपने दिया, 10th दिया आपने, 12th दिया। सच बताऊं तो बच्चों 10th के बाद भी कुछ पोस्ट एलिजिबल है, लेकिन अगेन जितनी जल्दी आप चाहोगे सैलरी उतनी कम एक्सपेक्ट करना। फिर 10th के बाद भी बहुत सारी पोस्ट आती है, 12th के बाद बहुत सारी पोस्ट आती है, लेकिन उसका ग्रेजुएशन के बाद बच्चों सभी पोस्ट आपके लिए ओपन हो जाती हैं, है ना। आप डिफरेंट पोस्ट इन जो मुझे सबसे सही लगता है, इनकम टैक्स जो 3 स्टार वाला जॉब है, बहुत सारी पोस्टल सर्विसेज हैं, है ना, बाबू की बहुत सारी इंपॉर्टेंट पदें होती हैं कॉलेज वगैरह में, है ना। ये सभी चीजें यहाँ पर है। 10th के बाद जो होता है बच्चों, शायद उसे MTS कहते हैं, मल्टी टास्किंग सर्विसेज ऐसे कुछ होता है। और यहाँ 12th के बाद बच्चों होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, CGL कहते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, नो योर सेल्फ में क्या जानना है आपको,
आपको ये जानना है मैथ्स अच्छे लेवल की आनी चाहिए आपको 10th तक की, लेकिन 10th तक की अप्लाइड मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी रीजनिंग आनी चाहिए, जीएस पे कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए। डिफेंस के बहुत सारे एग्जाम है बच्चों, तो मैंने आपको आज इन चीजों के बारे में बता के बच्चों मैंने आपको क्या ट्राई किया है कि मैं आपको बता सकूं कि आपको अगर यहां तक पहुंचना है, जहां ये क्या है, यहां पर ये क्या है, ये है आपका गोल। अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो मैंने एक रोड मैप बनाने का ट्राई किया है। पहले बात अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो, जिस तरफ जाना है उसे एक्सप्लोर करो, पता करो उसके बारे में, क्या वो आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वापस घर आओ, फिर से अपने आप को जानो, फिर से एक नया गोल ढूंढो, फिर से उसके बारे में स्टडी करो, और यहाँ पे अगर जब तक टिक ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़ना। हो गया तो अब अपनी गाइडेंस के लिए किसी को ढूंढो, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। फिर अपना रोड मैप बनाओ कि मैं कहाँ तक कैसे जा पाऊंगा, और सीखते रहो और यहाँ पे पहुंचो। और पहुंच के बच्चों मुझे हेलो कर देना वहां पहुंच के कि सर पहुंच तो गए, आपने सब बताया था अपना हो तो गया। तो प्लीज बच्चों अब अपना दिल छोटा करना बंद कर दो कि ऑप्शंस कम है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। तो फिर मैंने बहुत सारी हिडन चीजें आपके सामने रखने का ट्राई किया। ऑप्शंस हैं, शायद मैंने भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं लिखे होंगे, और सर्च करोगे तो और ऑप्शंस मिल जाएंगे आप लोगों को। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बच्चों मैं यही चाहूंगा कि आपको ये चीज समझ में आई। दिक्कत अगर आई होगी तो आप टेलीग्राम पे जाना, डिस्कशन पेज बनाया हुआ आपने, आप टेलीग्राम पे जाना, वहां पर अभिषेक टाइप करना, अभिषेक टाइप करना, ब्रैकेट में सेवी टाइप करना, और ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद इसी के साथ बच्चों पहले डिस्कशन ग्रुप होता है, डिस्कशन करना चाहोगे तो चीजों को भेजना और मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।